नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्तुति सिंह। स्वागत है आपका रक्षा एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, ये हमारे एमपीजीके का एक नया सीरीज है जिसमें ये आज दूसरा लेक्चर है और ये किसी एक एग्जाम पे फोकस्ड ना होकर मध्य प्रदेश में होने वाले सभी एग्जाम्स को कवर कर रही है। आप लोगों ने इसके पहले दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, पहला मध्य प्रदेश का परिचय और दूसरा मध्य प्रदेश का गठन और पुनर्गठन। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौगोलिक विभाजन। अब हम लोग ये देख लेते हैं, एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता ही है कि मैंने बोला कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। उसमें कौन कौन से एग्जाम है? मध्य प्रदेश में दो संस्थाएं एग्जाम कराती हैं मेनली, कौन कौन? एमपीपीएससी और पीईबी। पीईबी जिसको हम लोग व्यापम के नाम से भी जानते हैं। तो अब कौन कौन से एग्जाम्स हैं इनके अंदर? सबसे पहला एमपीपीएससी प्रीलिम्स, इसके अलावा एमपीपीएससी एई, एमपीपीएससी डीएसपी रेडियो, एमपीपीएससी एडीपीओ और पीईबी के अंदर कौन कौन सा? कांस्टेबल, पटवारी और पीईबी के सारे एग्जाम एमपीएसआई और व्यापम सब इंजीनियर। ये अभी पोस्ट आई है, ये दोनों टेक्निकल पोस्ट हैं, दोनों में एमपी का अच्छा खासा वेटेज है। ये सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक बार। लगभग 30 से 33% वेटेज होता है किसका? एमपी का, इन सभी एग्जाम्स में, इसीलिए एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो आज के टॉपिक पे आते हैं। अब क्या टॉपिक है हमारा आज का? मध्य प्रदेश का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन। अब मध्य प्रदेश का भौगोलिक या प्राकृतिक विभाजन मैं बोल रही हूं तो इससे क्या समझ में आ रहा है? प्राकृतिक विभाजन मतलब क्या? ऐसा विभाजन जो किसी मनुष्य द्वारा नहीं किया गया है, प्राकृतिक रूप से विभाजित है। जैसे क्या? प्राकृतिक विभाजन में क्या आएगा? जैसे हो गए पर्वत, हो गए पठार, हो गए नदियां, हो गई, ये सब क्या कहलाएगा? ये सब प्राकृतिक विभाजन कहलाएगा। तो हमारा मध्य प्रदेश किस हिसाब से विभाजित हुआ है? हम लोग पठारों के हिसाब से विभाजित किए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर प्राकृतिक विभाजन। अब अगर क्वेश्चन ये आए, सबसे पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से यही बन सकता है क्या? सबसे पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मध्य प्रदेश भौगोलिक आधार पे कितने भागों में बटा है? तो इसका आंसर आप दो तरह से दे सकते हो। क्या? पहला, दो आंसर है इसके। पहले क्या? पहला 3, दूसरा 7। आप पूछोगे आप कैसे दो आंसर कैसे हो गया? बताती हूं कैसे, ठीक है। ये आपको यहाँ पे डायरेक्ट मिल जाएगा। अब क्या मैं बोली कि आप क्या बोल सकते हो? 3 और 7। कैसे? सबसे पहले देखेंगे मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। पहला क्या? मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा क्या? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी। तीसरा क्या? पूर्वी पठार। तो अगर बहुत डायरेक्ट देखें तो मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किस किस तीन आधार पे हो रही है ना? कितने? 3 भागों में भी बट रहा है। अब इसके अलावा क्या देख रहे हैं? मध्य उच्च प्रदेश के अंदर क्या क्या आ रहा है? मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा सोन घाटी। ये सब किस में आ रहे हैं? मध्य उच्च प्रदेश में आ रहे हैं। सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी ये स्वयं एक अकेली रहेगी। और दूसरा पूर्वी पठार, पूर्वी पठार के अंदर क्या आ रहा है? बघेलखंड का पठार। तो अब मैंने 3 बता दिया था कैसे हैं, कौन कौन से हैं? 1, 2 और 3। अब 7 कैसे हैं वो देखते हैं। मालवा का पठार 1, मध्य भारत का पठार 2, बुंदेलखंड का पठार 3, रीवा पन्ना का पठार 4, नर्मदा सोन घाटी 5। छठवां क्या है? सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। और 7वां क्या हो गया? बघेलखंड का पठार। तो अगर एग्जाम में आता है, अगर एग्जाम में आए तो 3 और 7 एक साथ नहीं आने वाला। दोनों ऑप्शन क्या क्या बोला मैंने? 3 और 7 एक साथ ऑप्शन नहीं आएगा। अगर ऑप्शन में 3 है तो 3 लगाना है और 7 है तो 7 लगाना है। किस तरह से वो हम लोग देख लिए। अब मैं इसकी आपको मैपिंग करके दिखा दूंगी और अच्छे से आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि मैंने बोला क्या। सबसे पहले क्या बनाते हैं? मध्य प्रदेश समझने के लिए। और आप लोगों को अगर चीजें याद रखनी है इतनी ही आसानी से तो क्या करना है? आपको भी मैपिंग करना है खुद से। या तो आप इसको बना सकते हो या फिर मार्केट में मैप मिलता है, उसको खरीदिए और उसको फिल करिए। ये कुछ इस तरह क्या हो गया हमारा?
मध्य प्रदेश हो गया। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, सबसे पहले हम अपना मध्य उच्च प्रदेश देखने वाले हैं। ठीक है, मध्य उच्च प्रदेश के अंदर क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले ऊपर वाला पार्ट देखिए, क्या ये वाला पार्ट, ये अब ध्यान से देखना सबको, यहां से ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये क्या हो गया, ये हो गया मध्य उच्च प्रदेश या फिर मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। ये किसका हिस्सा है, मध्य उच्च प्रदेश का हिस्सा था। जब तीन भागों में विभाजित किया तब मैंने बताया, तो ये हिस्सा क्या हो गया, मध्य भारत का पठार। उसके अलावा अब सबसे नीचे चलते हैं, सबसे ऊपर के बाद सबसे नीचे चलते हैं। सबसे नीचे यहां से क्या शुरू हो रहा है, बिल्कुल पश्चिम से लेकर पूर्व तक पूरा जाने वाले हैं इसके साथ हम लोग। कहां से जा रही है, ऐसे ये यहां तक पूरा गया। तो ये क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल। तो दो हो गए, सबसे ऊपर हो गया, सबसे नीचे हो गया। अब सतपुड़ा मैकाल के समानांतर है, इसके जस्ट ऊपर क्या होगा, नर्मदा सोन घाटी। वो भी पूरा क्या आपका पश्चिम से साथ साथ में चलेगा और पूरा पूर्व तक जाएगा। यहां थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ये क्या हो गया, नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी। तो तीन हो गए, कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, सतपुड़ा मैकाल और तीसरा नर्मदा सोन घाटी। इसके बाद कहां चलते हैं, इसके बाद इधर किनारे साइड में चलते हैं, यहां पे ये ऐसे। अब ये क्या हो गया, ये हमारा बघेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। फिर उसके बाद इसके यहां पे चलते हैं, यहां पे ऊपर यहां ये एरिया ऐसे, ये क्या हो गया, ये हो गया बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार। अब क्या बच गया उसमें से, अभी दो बच रहे हैं, क्या क्या, रीवा पन्ना और मालवा। इसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्या, यहां से ये जो पूरा बचा एरिया, ये पूरा ऐसा क्या कवर कर दिया हम लोग, ये हो गया रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना। ठीक, और ये जो पूरा बचा हुआ एरिया है, ये बुंदेलखंड, ये ऐसे जाएगा थोड़ा सा, ये ऐसे, इधर का भी ये वाला एरिया कवर करता है क्या, बुंदेलखंड। आपको पता होगा बुंदेलखंड का हिस्सा यूपी में भी है, तो इधर से ये ऐसे जाता है, ये दतिया के हिस्से आते हैं इसमें, है ना। और ये अब क्या बचा यहाँ पे, मालवा का पठार। मालवा का पठार। ठीक, तो अब मैं अगर ये कहूं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक पार्ट आपको कौन सा दिख रहा है, मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए, मैं बोल रही हूँ कौन सा दिख रहा है, देख के बताना है। तो कौन सा, बहुत ऑब्वियसली क्या दिख रहा है, मालवा का पठार दिख रहा है ना। क्या दिख रहा है, मालवा का पठार। तो कितना है मालवा का पठार परसेंटेज वाइज, 28%। मध्य प्रदेश का लगभग 28% हिस्सा कवर करता है क्या, मालवा का पठार। उसके बाद फिर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा कौन सा है, दूसरे नंबर पे है नर्मदा सोन घाटी। कितना है नर्मदा सोन घाटी, 26%। क्या है, नर्मदा सोन घाटी। उसके बाद फिर सतपुड़ा मैकाल, सतपुड़ा मैकाल कितना है, लगभग 11%। तो ये लाइन से है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड सबसे ज्यादा कौन कवर कर रहा है एरिया, मालवा का पठार, कितना परसेंट, 28%। दूसरा क्या है, नर्मदा सोन घाटी, कितना, 26%। और तीसरा क्या है, सतपुड़ा मैकाल, 11%। ठीक है, उसके बाद इनके बाद मैं अब चलती हूँ डायरेक्ट सबसे छोटे में। सबसे छोटा कौन सा पठार है, तो सबसे छोटा पठार कौन सा है, बघेलखंड का पठार। ये कितना है, लगभग 7%। ठीक, उसके बाद अब मैं चलती हूँ बुंदेलखंड के पठार पे। अब बताऊंगी मैं क्यों गई ऐसे, क्यों यहां से यहां क्यों चली गई। ठीक, 7% ये हो गया, ये होगा 7 पॉइंट, लगभग की बात हो रही है ना पॉइंट्स पे, 7.70%। तो क्या, कैसे याद रखेंगे, बघेलखंड 7, बुंदेलखंड 7.70। अब यही वाला 70 उठा के हम यहां रख देते हैं, कहा, मध्य भारत के पठार पे। तो क्या 0.70 तो है, लेकिन आगे क्या है, 10.70%।
उसके बाद अब क्या बच रहा है? बच रहा है रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार कितना है? ये भी क्या है? 10। दो 10 है, दो 7 है, याद रखना है। ये क्या है? 10.36% लगभग। ठीक, अब ये पॉइंट्स के लिए लड़ाई नहीं करने लगना है, ठीक है, आपस में कि नहीं 70 60 इतना चलता है, ठीक है। तो क्या क्या हम लोगों ने देख लिया? हम लोगों ने देख लिया कि भौगोलिक विभाजन या प्राकृतिक विभाजन कितने भागों में है? 3 या फिर 7। अब कौन कौन से हैं वो भी देख लिया। सबसे पहले क्या देख लिया हम लोगों ने? मालवा का पठार कितने परसेंट है? 28% है। दूसरा क्या देखा? नर्मदा सोन घाटी कितना है? 26% है। तीसरा क्या देखा? सतपुड़ा मैकाल कितना है? 11% है। चौथा क्या देखा? बघेलखंड, जो कि क्या है? सबसे छोटा भू आकृति है। क्या है? सबसे छोटा भू आकृतिक प्रदेश है। और मालवा क्या? सबसे बड़ा भू आकृतिक प्रदेश है, सबसे बड़ा। ठीक, और फिर अब फिर 7 के बाद मैं कहा ले गई थी? सीधे बघेलखंड से सीधे बुंदेलखंड, थोड़ा एक जैसा नाम है, आस पड़ोस के लोग हैं, चलते हैं कहा? सीधे यहाँ पे। तो ये क्या था? 7 को पकड़ के यहाँ रखा, एक और पॉइंट लगा के 7 लगा दिया, 7.70। अब ये मैं क्यों चीख चीख के बता रही हूँ? जैसे आपको याद हो जाए, और मेरे हिसाब से मैपिंग कर लीजिए। बाकी आपको पीडीएफ रक्षा एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप मैपिंग करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती है, कुछ चीजें आप समझ के कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया? ये बुंदेलखंड कितना हो गया? 7.70। मध्य भारत का पठार कितना हो गया? यही 70 उठा के यहाँ पे रख दिया, और आगे क्या हो गया? 10, और 10 के 2 हैं तो रीवा पन्ना 10.36%। तो ये क्या हो गया? हमको समझ में आ गया कि कहां पे क्या है, कौन सा भू आकृतिक प्रदेश किधर है। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है, अगर आपने मैपिंग कर ली है तो समझ में आ जाएगा। पूछ लेगा सबसे पश्चिमी कौन से, पूर्वी कौन सा है, उत्तरी कौन सा है, दक्षिणी कौन सा है, तो ये सब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। या मान लीजिए क्वेश्चन बन गया रीवा पन्ना के उत्तर में क्या है, तो आपको क्या पता है? बुंदेलखंड है, मैपिंग किया है तो पता है, नहीं तो रटने बैठे तो बुंदेलखंड की जगह मध्य भारत करके चले आए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अब क्या है? ये मैंने आपको क्या समझा दिया? ये मैंने आपको समझा दिया किधर क्या है और कितने परसेंट है। अब इन सब पठार्स के बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेंगे, उनके बारे में हल्की हल्की सी जानकारियां ले लेंगे कि ये इनके आसपास कौन सी महत्वपूर्ण नदी है, कितनी बारिश होती है, कौन सी मिट्टी है, कैसी जलवायु है, इनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज है वो देख लेते हैं। और यहाँ पे देखने के बाद ऐसा कतई नहीं है कि वो टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया। हम लोग मिट्टी, वर्षा, नदी या जो भी यहाँ पे आने वाला है सब कुछ अलग से सेपरेट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अभी क्यों बता रही हूँ? जैसे थोड़ी थोड़ी सी क्लैरिटी रहनी चाहिए अपने को, है ना, कहाँ पे क्या है, कितना है और कैसे है। चलिए, तो सबसे पहले कहां से शुरू कर रहे हैं हम लोग शुरू कर रहे हैं मालवा के पठार से, ठीक है। अब मैं ये आपको बता चुकी हूं क्या है कि ये सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना है। कितनी? मध्य प्रदेश की 28%, ठीक है। और यहाँ पे जलवायु कैसी पाई जाती है? सम जलवायु। सम जलवायु मतलब क्या होता है? न ज्यादा ठंडी न ज्यादा गर्मी, ठीक है, बढ़िया जलवायु। अब एक चीनी यात्री था, क्या नाम था? फाहियान। वो क्या यहाँ आया मालवा घूमने, वो यहाँ की जलवायु को क्या बोला कि मालवा की जलवायु विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु, ना कि भारत की, ना कि मध्य प्रदेश की, विश्व की सबसे सर्वश्रेष्ठ जलवायु किसको बोला? मालवा की जलवायु को। क्या नाम था चीनी यात्री का? फाहियान, ठीक। चलिए, उसके बाद अब मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सिगार की चोटी। बहुत सारे लोग क्या कह देते हैं? जाना पाओ। अब पता है आप लोग जाना पाओ घूमने गए होंगे, बगल में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है सबका जवाब जाना पाओ है। क्या? सिगार की चोटी। कितनी है ऊंचाई? 881 मीटर, ठीक है। उसके बाद फिर जाना पाओ। अब जाना पाओ क्यों बोल रही हूँ? इतनी फेमस है तो फिर जानना जरूरी है, और अगर सबसे ऊंची बोला है तो बिल्कुल याद रखना है क्या? सिगार की चोटी 881 मीटर। फिर उसके बाद एक कौन सी याद रखो? जाना पाओ कितनी? 854 मीटर। उसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है, कौन सी? धजारी। कहाँ? कितनी? 810 मीटर। अब ये तीनों क्यों? क्योंकि ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है मालवा के पठार में। इनसे क्वेश्चन बन सकता है, इनसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि इनकी ऊंचाई कितनी है, इसीलिए जो इंपॉर्टेंट है वही बताया गया है। सब
कुछ भी फालतू चीजें आपको नहीं बताई जा रही, ऐसी चीजें बताई जा रही है जो कि एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एमपीपीएससी हो चाहे व्यापम का एग्जाम हो। ठीक, अब ये देखते हैं कि मिट्टी कैसी पाई जाती है मालवा में। मिट्टी कैसी है? काली मिट्टी पाई जाती है। अब काली मिट्टी कैसे बनी? ठीक है, अब देखिए मालवा का पठार कैसे बना। अब ये इसकी एक कहानी है कि ये इसको क्या बोलते हैं, ढक्कन ट्रेप की लावा की बेसाल्ट चट्टानों के स्तरीकरण से बनी। मतलब क्या, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गई ज्वालामुखी हो गई। ठीक है, अब ज्योग्राफी पढ़े होंगे सब लोग, थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। एमपी के अलावा ज्योग्राफी से याद आया, ये बता देती हूँ कि अगर एमपी के अलावा आपको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, प्री या मेंस, कोई भी, क्या प्री या मेंस, हमारे दोनों के कोर्स पूरे रेडी हैं। आप इसको रक्षा एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये परचेज कर सकते हैं, क्या प्री और मेंस का पूरा फुल कोर्स, जो कि अभी कितने में है, जो अभी मिल रहा है आपको 7500 रुपए में। कितने में मिल रहा है? 7500, यानी 7500 मात्र। अगर आप देरी करते हैं और सोचते हैं कि क्या करें ले कि ना ले, तो ये सोचते सोचते क्या डेट आ जाएगी, डेट आ जाएगी 10 दिसंबर। 10 दिसंबर को ऐसा क्या होने वाला है, 10 दिसंबर को क्या होगी, इसी पैक का ये जो है आपका प्री प्लस मेंस जो हम लोग आपको 7500 रुपए में देने वाले हैं, इसका रेट कितना होने वाला है, 9,999 रुपए। तो अगर आपको प्री प्लस मेंस की तैयारी करनी है तो देरी ना करते हुए इस पैक को खरीदें। और उसके अलावा हमारी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है 10 दिसंबर से, जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेंगी। कितनी? 10 दिसंबर को जो स्टार्ट हो रही है वो क्या, प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहेगी। उसके अलावा हमारी एक और क्लास स्टार्ट हो रही है ऑफलाइन, वो प्री प्लस मेंस की क्लास रहेगी और वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। ये हो गई कुछ आपके लिए महत्वपूर्ण बातें जो आपका जानना जरूरी था। हाँ, तो कहाँ थे हम लोग, ज्वालामुखी, ज्योग्राफी से यहाँ चले आए हम लोग, है ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वापस ज्योग्राफी में चलते हैं। तो क्या पढ़ा रही थी मैं कि ये जैसे हो गया ज्वालामुखी, कुछ ऐसा ही है। जब ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो ऐसा ही आकार देखा होगा आप लोगों ने। अब कई प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, तो हम लोग उस पे ना जाते हुए, ज्योग्राफी पे इतना लंबा डिस्कशन ना करते हुए, यहाँ पे मैं जो यहाँ की बात है वो बताती हूँ। अब एक तरह का ज्वालामुखी कौन सा होता है, जो विस्फोट होता है डायरेक्ट, है ना। एक तरह का ज्वालामुखी क्या होता है, दरार बन जाती है, ऐसे 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 दरारें बनी रहती हैं। ठीक है, अब इसमें से क्या है, इसमें से थोड़ा थोड़ा रिश्ता रहता है, क्या, लावा, ऑब्वियसली लावा ही रिसेगा। क्या रिश्ता रहता है, लावा रिश्ता रहता है ज्वालामुखी से। अब ये लावा रिस रिस के क्या होता है, जमा हो जाता है ना, जमा हो जाता है लावा, और जम के एक पठार का रूप ले लिया। वो पठार कौन सा हो गया अपना, ये अपना पठार हो गया कौन सा, मालवा का पठार। इस तरीके से बना है। अब क्या हुआ कि जो ये लावा जमा हुआ था, अब इनके टूट फूट से, अब ये बहुत साल हो गए, अब ये टूटने फूटने लग गए। टूट फूट के कारण जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, किसके, लावा जमे हुए पठार के टूट फूट से जिस मिट्टी का निर्माण हुआ है, वो कौन सी मिट्टी है, काली मिट्टी। इसीलिए कौन से, मालवा के पठार पे कैसी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। तो ये बात क्लियर हुई, समझ में आई, क्योंकि सिर्फ क्या है ये जानने से ज्यादा क्यों है ये जानेंगे तो चीजें आपको याद रहेंगी। ठीक है, उसके अलावा और क्या देखते हैं हम लोग, मालवा के पठार में फैक्ट क्या है, इस यहाँ पे गेहूं का अच्छा खासा उत्पादन होता है, जिसलिए इसको गेहूं की डलिया भी बोलते हैं। वर्षा कितना है मालवा के पठार में, तो 50 सेंटीमीटर पश्चिमी भाग, पूर्वी भाग में 75 से 125। अब मैं इसकी भी कुछ चीजें आपको समझा देती हूँ जिससे कि समस्या ना हो। ठीक है, अब क्या, मैं बारिश बता दी, इधर इतनी लेके रट लो, क्या मतलब, आप सुनिए क्या होता है हमारे मध्य प्रदेश में। बारिश का क्या सिस्टम है, बारिश का सिस्टम है, वर्षा हमारे यहाँ इधर से इधर की ओर, मैंने कल बताया था ये क्या था पहले, नॉर्थ, ये क्या है साउथ, ये क्या है ईस्ट, और ये क्या है वेस्ट। अब मैं बोल रही हूं क्या, ध्यान से सुननी है वो बात, क्या मध्य प्रदेश में वर्षा कैसी होती है, अगर इधर से इधर की बात करें, मतलब कि ईस्ट टू वेस्ट की बात करें, तो वर्षा किधर, इधर ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ऐसी होती है। ठीक है, और अगर नॉर्थ टू साउथ की साइड देखें तो वर्षा कैसी होती है, यहाँ सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम। अब इसका भी रीजन होता है, हम लोग को क्या पता है, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में बहुत वन संसाधन है, खनिज संसाधन है, मतलब वन तो बहुत ही ज्यादा है, किस, इस पूरे एरिया में वन है, तो जहां वन रहेगा वहां वर्षा ऑब्वियसली ज्यादा होगी।
अब यहाँ वन कम क्यों है? आपको सबको पता है कि यहाँ पे इंदौर, भोपाल जैसे कैसे बड़े बड़े शहर हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, और जहां भी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा वहां पे क्या होगा? वहां पेड़ों को काट दिया जाएगा, और पेड़ों को काट देंगे तो वर्षा अपने आप कम होगी। तो अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से भी देखें, ये एकमात्र कारण नहीं है, पर वन ऑफ द एक कारण है ये, ठीक है। तो क्या अगर इस कंसेप्ट के हिसाब से भी देख रहे हैं हम लोग, तो सर्वाधिक वर्षा हम लोग को कहाँ होनी चाहिए? क्या समझ में आ रहा है? पूर्वी दक्षिणी एरिया में, मतलब इस एरिया में क्या होना चाहिए? सर्वाधिक वर्षा होना चाहिए, ठीक। अब वापस चलते हैं कहाँ? अपने मालवा के पठार पे, ठीक। तो अभी मैंने क्या बताया? वर्षा कहाँ? पश्चिमी भाग में 50 से 70। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या, ये पश्चिमी भाग हो गया, ये मालवा का पठार हो गया, तो इधर मैं क्या बताई हूँ? कम, इधर ज्यादा। अब ये फैली कैसी है मालवा की पठार? यहां से लेकर पूरा यहां तक, लगभग पूर्वी भाग भी इसने टच कर दिया, तो इसमें एक ही तरह से वर्षा नहीं हो सकती। इधर कम होगी, इधर क्या कम होगी, और इधर क्या होगी? इधर ज्यादा होगी। तो इसीलिए वर्षा कितनी हो गई यहाँ पे? कितनी हो गई? पश्चिमी भाग में 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा हो गई, और पूर्वी भाग में कितनी हो गई? 75 से 125 सेंटीमीटर। तो ये क्या हो गया? हमारा मालवा का पठार। चलिए आगे चलते हैं। अब कौन सा पठार आ गया? अब आ गया मध्य भारत का पठार। कहां पे बताया था मैंने? ये रहा मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, इसे चंबल का उपाद्र प्रदेश भी कहा जाता है। अब उपाद्र प्रदेश क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है, यहां अत्यधिक कम वर्षा के कारण क्या बोलते हैं इसको? चंबल का उपाद्र प्रदेश, उपाद्र, ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे मतलब अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र या पठार कौन सा है, तो कौन सा है? मध्य भारत का पठार। और अगर इसमें भी पूछा जाए कि सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला, ठीक है, पठार तो कौन सा हो गया? मध्य भारत का पठार। और अगर ये पूछ रही हूँ सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस हो गया है कि जिला वही होगा जो इस पठार में होगा। तो क्या होगा सर्वाधिक कम वर्षा वाला जिला? भिंड। यहाँ पे लगभग 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी? 55 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है, हाँ ये रहा भिंड, जहां पे सबसे कम वर्षा होती है। कितना? 55 सेंटीमीटर। इसके अलावा यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है? ऐसे गुजरती है। कौन सी? चंबल नदी। जिस कारण चंबल नदी को क्या बोलते हैं? चंबल नदी को बोलते हैं मध्य भारत की जीवन रेखा, ठीक। मध्य, अब ये नहीं है कि हो गया पढ़ लिए, हम लोग नदी अलग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ और काली मिट्टी, ठीक है। अब जलोढ़ मिट्टी क्यों पाई जाती है? इसी के कारण। किसके कारण? अपनी चंबल नदी जो ऐसे गई, मैंने आपको बताया, ठीक है। क्या? चंबल नदी जो ऐसे से ऐसे जा रही है, इसी के कारण क्या हो रही है यहाँ पे? जलोढ़ मिट्टी और काली मिट्टी, ठीक है। जलोढ़ इसके कारण हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या होता है? सरसों का उत्पादन होता है, मतलब सबसे ज्यादा सरसों के उत्पादन के कारण इसको क्या बोलते हैं? मध्य भारत के पठार को सरसों उत्पादन की हांडी। बहुत इंपॉर्टेंट है। गेहूं की डलिया किसको बोलते हैं? अभी बताया मैंने, मालवा के पठार को। सरसों उत्पादन की हांडी किसको बोलते हैं? मध्य भारत के पठार को, ठीक। यहाँ पे वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के मध्य होती है। कहाँ? मध्य भारत के पठार में, जो कि सबसे कम है, ठीक। अब इसके अलावा आगे चलते हैं कहाँ? नेक्स्ट पठार पे। अब कहाँ आ गए हम लोग? बुंदेलखंड का पठार, ठीक। बुंदेलखंड का पठार कहाँ बताया मैंने? ये वाला हिस्सा क्या है? बुंदेलखंड का पठार, ठीक। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें? पहले तो ये किससे बनी? बुंदेलखंड का पठार ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों से बना है। और आपको एक बात बता दूं, ये जो बुंदेलखंड का नीस है, ये विश्व का सबसे प्राचीन नीस माना जाता है। कौन सा? बुंदेलखंड का नीस। कहाँ का? ना कि भारत का, ना कि मध्य प्रदेश का, कहाँ? विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन, विश्व का सबसे प्राचीन नीस माना जाता है। कौन सा? बुंदेलखंड का नीस, ठीक है। उसके अलावा आप क्या देखते हैं? सर्वाधिक ऊंची चोटी। मालवा की जैसे सर्वाधिक ऊंची चोटी देखे थे, यहाँ की भी देखेंगे। कौन सी है यहाँ की सर्वाधिक ऊंची चोटी? सिद्ध बाबा की चोटी। ऊंचाई कितनी है यहाँ की? 1172 मीटर,
क्या 1172 मीटर, बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन सिर्फ ये नहीं बनता कि सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, क्वेश्चन ये भी बनता है कि उस चोटी की ऊंचाई कितनी है, और अपन क्या होते हैं नंबर में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा बुंदेलखंड को क्या, बेतवा नदी को क्या बोलते हैं, बेतवा को बोलते हैं बुंदेलखंड की जीवन रेखा, है ना। मध्य भारत की जीवन रेखा कौन थी, चंबल, और बेतवा क्या हो गई, बुंदेलखंड की जीवन रेखा हो गई। यहाँ वर्षा कितना हो रही है, 75 से लगभग 125 सेंटीमीटर। अब ये वाला क्षेत्र लगता है तो यहाँ पे थोड़ी कमी हो रही होगी, और ये जो पूर्वी एरिया हो रहा होगा यहाँ थोड़ा ज्यादा हो रहा होगा, ठीक है। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि ये लगभग 7.70% के लगभग है, कितना, मध्य प्रदेश के संपूर्ण क्षेत्रफल का। चलिए आगे अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पठार में। अब कौन सा पठार आ गया, अब आ गया हम लोग का कौन सा, रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना के पठार का पूरे मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है, लगभग 10.37। अब मैंने वहां पे 36 बताया था आपको, और ये 37 है, तो इतना चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहाँ की, रीवा पन्ना की बात कर रहे हैं हम लोग। रीवा पन्ना की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गुडविल चोटी, इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सद्भावना शिखर बोलेंगे। एक ही नाम है, चाहे इसको गुडविल चोटी बोल लें या सद्भावना शिखर बोल दें। इसकी ऊंचाई कितनी है, 752 मीटर, याद रखना है ना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। वर्षा कितनी होती है यहाँ पे, 100 से लेकर 125 सेंटीमीटर। अब ये पूर्वी एरिया है, ऑब्वियसली वर्षा ज्यादा होगी, कहाँ, रीवा पन्ना के पठार में, है ना। मैंने बताया क्या, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा होती है, ज्यादा से कम, कम कम, और फिर उसके बाद उससे भी कम, तो इसीलिए यहाँ पे क्या, बाकियों से ज्यादा होगी। और यहाँ पे मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी स्थित है, जो कौन सा है, चचई का जलप्रपात, ठीक, क्या नाम है, चचई। इसकी ऊंचाई लगभग 130 मीटर है, कितनी, 130 मीटर चचई का, ठीक है। अब इसको एक और चीज बोलते हैं, विंध्यन कगार, विंध्यन कगार प्रदेश, क्यों, क्योंकि ये यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है इसके कगार में इसकी स्थिति है। अब हम लोग जब कल पर्वत पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा विंध्याचल पर्वत श्रेणी की स्थिति क्या कैसा है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नर्मदा सोन घाटी। नर्मदा सोन घाटी क्या, मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का लगभग 26% है। कहाँ पे है नर्मदा सोन घाटी, ये मैंने बताया था सेकंड सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा कौन सा था, मालवा 28, ये कितना 26, और ये भ्रंश घाटी के रूप में फैला है, मतलब ये भ्रंश घाटी के रूप में फैला है, मतलब कि ये दोनों नदियों के बीच में ऐसे इस तरह से फैला है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भ्रंश घाटी बोलते हैं। यहाँ पे भी ढक्कन ट्रेप की चट्टान, ढक्कन ट्रेप की चट्टान का पूरा कंसेप्ट मैंने आपको मालवा में समझा दिया है, तो यहाँ भी उसी तरह से क्या, उसी तरह की चट्टानें पाई जाती हैं। और मध्य प्रदेश का ये सबसे गहरा भू आकृतिक प्रदेश है, ठीक। अगर ये क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का सबसे गहरा भू आकृतिक प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा है, ये नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग हमेशा जानते हैं दोआब वाला जो क्षेत्र होता है, मतलब दो नदियों के बीच वाला जो क्षेत्र होता है, वहां हमेशा सबसे ज्यादा अन्न उत्पादन होता है। अब आप अगर इंडिया के हिसाब से भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा अन्न कहाँ होता है, यूपी, पंजाब, हरियाणा, क्यों होता है, क्योंकि ये सब क्या है, दो नदियों के बीच में। यूपी कहाँ, यमुना और गंगा के बीच में स्थित है, तो क्या हो गया, दोआब क्षेत्र हो गया। इसी तरह क्या नर्मदा सोन घाटी में भी यही स्थिति बन रही, इसलिए यहाँ पे अच्छा अन्न का उत्पादन होता है, उपजाऊ मिट्टी होती है, सिंचाई की व्यवस्था होती है, ठीक है, तो अच्छे अन्न का उत्पादन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अन्न की पेटी बोलते हैं, ठीक है। कृषि के दृष्टि से संपन्न क्षेत्र, जो बात मैंने बोला वही, ठीक। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, बघेलखंड का पठार। बघेलखंड का पठार मैंने आप लोगों को बताया कि बघेलखंड का पठार सबसे छोटा है,
भू आकृतिक प्रदेश में सबसे छोटा है, जो लगभग की 7% है। अब इसके बारे में कुछ चीजें जान जाते हैं। क्या, यहाँ पे लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, जिसको ज्यादा उपजाऊ नहीं माना जाता है। लेकिन यहाँ पे कैसे फसल की उत्पादन होते हैं? धान का, जिसको चावल भी बोलते हैं। एक ही बात हो गई ना, धान से ही तो चावल बनता है, ठीक है। और यहाँ पे वर्षा आपको पता है अच्छी खासी होगी। क्यों? क्योंकि ये हो गया पूर्वी एरिया। कितना? 125 से लगभग 140 सेंटीमीटर क्या होता है? वर्षा होता है। यहाँ पे खनिज कौन सा पाया जाता है? यहाँ खनिज कोयला पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। और चट्टाने गोंडवाना युगीन चट्टाने कहाँ पे? बघेलखंड के पठार में, ठीक। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब कहाँ आ गए हम लोग? सतपुड़ा मैकाल। अब ये पठार में हम लोग पढ़ रहे हैं, और फिर उसके बाद ये क्या है? पर्वत भी है। जब हम लोग पर्वत पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा क्या? सतपुड़ा मैकाल पर्वत श्रेणी के बारे में, ठीक। तो क्या सतपुड़ा मैकाल ये वाला एरिया है, सतपुड़ा मैकाल, ठीक। अब ये 3 भागों में बटा है। किसमें किसमें? एक पूर्वी, क्या? पूर्वी भाग होगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, सॉरी ये पश्चिमी, ये क्या है? पश्चिमी भाग, पश्चिमी। इसको क्या बोलते हैं? और इधर क्या हो गया? ये हो गया पूर्वी। तो पश्चिमी भाग को क्या क्या नाम है? राजपीपला की श्रेणी। तो यहां होगा क्या? राजपीपला की श्रेणी, राजपीपला, ठीक है। और बीच वाला भाग क्या होगा? मध्य भाग ही बोलेंगे इसको, है ना, मध्य भाग। अब इसमें यहाँ पे इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे महादेव की श्रेणी भी है, महादेव की श्रेणी। इसी पे क्या स्थित है? इसी पे स्थित है धूपगढ़। धूपगढ़ क्या है? धूपगढ़ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ना, जो कि कहाँ स्थित है? सतपुड़ा पे स्थित है। अगर पूछे इस पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो धूपगढ़। और धूपगढ़ मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। कितनी ऊंचाई है धूपगढ़ की? 1350 मीटर, ठीक। तो अभी क्या पढ़ रहे थे हम लोग? राजपीपला सबसे पश्चिमी भाग हो गया, मध्य भाग हो गया महादेव की श्रेणी, और पूर्वी भाग क्या हो गया? मैकाल, मैकाल। इसीलिए क्या बोल, यहीं से क्या निकलती है? यहीं से निकलती है नर्मदा नदी। इसी कारण क्या बोलते हैं? नर्मदा नदी का उपनाम क्या है? नर्मदा नदी को मैकाल सुता भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि मैकाल श्रेणी से निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो गया? अब ये पूरा लेक पश्चिम से आप देखोगे, ये पूरा पश्चिम से लेकर पूर्व तक फैली हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वही होगा, जैसे कि जो पूर्व में जो मिट्टी है वो मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिल रही है? पूर्व में लाल पीली मिट्टी मिल रही है। पश्चिम में कौन सी मिट्टी मिल रही है? काली मिट्टी मिल रही है। तो क्या इधर जो रहेगा वही प्रभाव रहेगा, इधर जो रहेगा वही प्रभाव रहेगा। इसी तरह वर्षा का भी। अब जो इसका भाग पश्चिमी भाग में आ रहा है, तो पता है कि वर्षा पश्चिमी भाग में कमी होती है। तो क्या 55 सेंटीमीटर वर्षा है इसके पश्चिमी भाग पे, और पूर्वी भाग में कितना? लगभग 140 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ठीक है। और अगर अब मैंने सबसे कम वर्षा आपको मध्य भारत के पठार में बताया, कहाँ? भिंड में। उसी तरह सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कहाँ होती? यहाँ पे स्थित है। कहाँ कहाँ? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पे ही, क्या? पचमढ़ी, क्या? पचमढ़ी। यहाँ पे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक वर्षा होती है। लगभग कितनी? लगभग 199 सेंटीमीटर। तो सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक न्यूनतम वर्षा आपको पता चल गया। 3 भागों में बटा है, ये भी हो गया। कितना परसेंट है? 11% है, हम लोगों ने वहां पे देख लिया था। धूपगढ़ की चोटी के बारे में बात हो गई है। ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है नाम भी। धूपगढ़ की चोटी कहाँ है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के महादेव पहाड़ी पे। कहाँ पे है? महादेव। ये भी पता होना चाहिए कि कहाँ? सतपुड़ा के महादेव पे है, ठीक है। क्या? धूपगढ़। और कितना है? 1350 मीटर, ठीक है। नर्मदा तथा गोदावरी के मध्य जल विभाजक कौन है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। क्योंकि क्या है? यहाँ पे नर्मदा बह रही है और नीचे कौन सी है? गोदावरी। तो उनके जलों का विभाजन कर रही है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं? जल द्विभाजक। लाल मिट्टियों के बारे में बात हो गई, और ये पर्यटकों का स्वर्ग कहा जाने वाला पचमढ़ी, इसके बारे में भी बात हो गई, जहां सबसे अधिक वर्षा होती है।
तो आज हम लोगों का क्या हो गया, आज हम लोग का टॉपिक हो गया मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन या फिर प्राकृतिक विभाजन। अब हमारा कल का टॉपिक क्या होगा, हमारा कल का टॉपिक है मध्य प्रदेश में पर्वत श्रेणियां, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो हम लोग ये सब ज्योग्राफी का पार्ट पढ़ रहे हैं, अगर ये जो मैं बता रही हूँ आप साथ में मैपिंग कर करके, जैसे मैंने मैप में बताया करते आप चलोगे तो आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है इस पार्ट का, है ना। तो अब इसी तरह पर्वत देखेंगे, पर्वत छोटा सा टॉपिक है, तो उसके साथ अगर मुझे लगेगा कि कुछ और ऐड करना है पर्वत श्रेणी के साथ, मतलब कि और भी कुछ इंफॉर्मेशन जो छूट रही है, तो वो मैं ऐड कर दूंगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट क्लास में जो कि रहेगी पर्वत, और जो भी ऐड करना होगा मैं कर दूंगी। अगर आप लोग को ये हम लोग का ये प्रयास यूजफुल लग रहा है, ये क्लास यूजफुल लग रही है, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।